Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture, we covered section 10 of CPC. In this lecture, we will see section 11 of CPC, that is res judicata. तो रेस का मीनिंग है सूट एंड जुडिकाटा का मीनिंग है हैज़ बीन ऑलरेडी जज और डिसाइडेड. सूट विच हैज़ बीन ऑलरेडी जज और डिसाइडेड. तो हम रेस जुडिकाटा का मीनिंग पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के लेते हैं, फिर उसके बाद हम बेयर एक्ट में क्या दिया है वो देखेंगे. ओके, एग्जाम्पल है ये. ए बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है और वो सूट में डिक्री पास होती है और डिक्री बी के फेवर में पास होती है. डिसाइडेड और डिक्रीड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन अ फेवर ऑफ बी. फिर बी के फेवर में डिक्री पास होती है, इसलिए ए एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है बी के खिलाफ. और ए या ए के लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव कोई भी तीनों में से कोई भी बी के खिलाफ फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर और फॉर द सेम इशू अगर कोई सूट फाइल करता है तो जो ये सब्सिक्वेंट सूट रहेगा ये बार्ड बाय रेस जुडिकाटा रहेगा. सब्सिक्वेंट सूट कोर्ट फाइल करके नहीं लेगा, सब्सिक्वेंट सूट बार्ड हो जाएगा. इन शॉर्ट, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान के खिलाफ कोई सूट फाइल किया और वो सूट में कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया और वो मैटर डिसाइड हो चुका है, तो वही इंसान के खिलाफ फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर द सेम इशू सूट फाइल नहीं कर सकता. कोर्ट ऐसे सूट को ट्राई नहीं करेगा, वो रेस जुडिकाटा के अंदर बार्ड हो जाएगा. अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझते हैं कि बेयर एक्ट में क्या दिया है. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू. कोई भी कोर्ट ऐसा सूट और इशू ट्राई नहीं करेगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, रेस जुडिकाटा ये सूट और इश्यूज दोनों पे भी लगता है. सूट हम देख चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू. अगर कोई सूट पहले फाइल हुआ है और वो डिसाइड होने के बाद सेम सूट अगर फाइल करते हैं तो सब रेस जुडिकाटा से वो बार्ड हो जाएगा. कोर्ट सेम सूट दोबारा एंटरटेन या ट्राई नहीं करेगा. वैसे ही इश्यूज के लिए हम इशू का एक एग्जाम्पल देखते हैं. ए फाइल सूट अगेंस्ट बी. ए बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है, उसमें 4 इश्यूज होते हैं और ये चारों इश्यूज को डिसाइड कर चुका होता है. फिर ए एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है बी के खिलाफ, उसमें भी 4 इश्यूज है और जो 2 इश्यूज है वो पहले जो सूट डिसाइड कर चुके हैं, जो ये डिसाइड कर चुका है उसका सेम 2 इश्यूज इस सब्सिक्वेंट सूट में है और 2 नए इश्यूज हैं. तो ये जो 2 फॉर्मर इश्यूज हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उस पे रेस जुडिकाटा लगेगा. जो कोर्ट है वो 2 फॉर्मर इश्यूज को वापस डिसाइड नहीं करेगा. तो ऐसे रेस जुडिकाटा सूट और इश्यूज पे दोनों पे लगता है. तो अब देखते हैं. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट. मतलब जो मैटर है वो फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों में भी सेम है, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है बिटवीन द सेम पार्टीज. उसमें पार्टीज भी सेम है और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम. मतलब रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर. अगर पार्टी खुद फाइल करती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर से फाइल करवाती है. लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल के लिए लिटिगेशन चल रहा है. और इन अ कोर्ट competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. और जो दोनों भी है सब्सिक्वेंट और फॉर्मर सूट वो competent कोर्ट के अंदर फाइल हुए हैं. तो बस रेस जुडिकाटा में इतना दिया है कि अगर कोई फॉर्मर सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो सब्सिक्वेंट सूट कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, उसे ट्राई नहीं करेगा. अब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं. देयर आर 8 एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन,
Explanation 1. The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. मतलब फॉर्मर सूट मतलब जो सूट पहले डिसाइड होता है, ना कि जो पहले इंस्टीट्यूट होता है. तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये एक सूट है, ये 2015 में इंस्टीट्यूट हुआ और उसका डिसीजन 2019 में आया. और ये सेकेंड सूट है जो 2016 में आया, इंस्टीट्यूट हुआ और उसका डिसीजन 2018 में आया. तो इसमें ये वाला सेकेंड जो सूट है उसको फॉर्मर सूट कहा जाएगा, क्योंकि जो सूट पहले डिसाइड होता है उसे फॉर्मर सूट कहते हैं, ना कि जो सूट पहले इंस्टीट्यूट होता है. ओके. नाउ एक्सप्लेनेशन 2. एक्सप्लेनेशन 2 टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट. हम ये पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी सूट हम अगर कोर्ट में फाइल करते हैं तो वो कोर्ट उस सूट को एंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट चाहिए. कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट कैसे डिसाइड होता है? पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. नाउ एक्सप्लेनेशन 3. The matter above referred must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. मतलब एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है? मैटर मस्ट बी alleged by one party. एक पार्टी ने क्लेम करना चाहिए और अदर पार्टी ने इधर डिनाई और एडमिट करना चाहिए. एक्सप्लेनेशन 4. Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. इसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है. मतलब अगर कोई इशू माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस, मतलब कोई इशू पहले के ही सूट में रेज कर सकते थे पर वहाँ पे वो इशू रेज नहीं हुआ, और उस इशू को बेस बना के अगर कोई नया सूट फाइल करते हैं तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. वो इशू को ऐसे डीम किया जाएगा कि वो डिसाइड हो चुका है और वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. नाउ एक्सप्लेनेशन 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall, for the purpose of this section, be deemed to have been refused. मतलब अगर कोई रिलीफ प्लेंट में क्लेम किया है और उसके बारे में डिक्री में कुछ भी मेंशन नहीं किया और उस क्लेम को डिक्री में ग्रांट नहीं किया, तो इस सेक्शन के अंडर उस रिलीफ को रिफ्यूज किया गया है ऐसा माना जाएगा. हम एक्सप्लेनेशन 5 एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज मैंने कोर्ट में एक सूट फाइल किया और उस सूट में मैंने 2 रिलीफ क्लेम किए, मतलब मैंने 2 रिलीफ मांगे, और जब उस सूट की डिक्री पास हुई तो तब उस डिक्री में पहले रिलीफ मेरे फेवर में ग्रांट किया, पर सेकेंड रिलीफ के बारे में डिक्री साइलेंट थी. मतलब डिक्री में उस रिलीफ के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया. तो ऐसा माना जाएगा कि वो सेकेंड रिलीफ कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया. जब डिक्री रिलीफ को लेके साइलेंट होती है तो तब ऐसा माना जाता है कि कोर्ट में उस रिलीफ को रिफ्यूज़ कर दिया. तो इस केस में आप कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते ये कह के कि डिक्री में रिलीफ के बारे में कुछ भी नहीं था, इसलिए इस सूट में वो रिलीफ मांग रहा हूँ. अगर ऐसे किया तो सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. नाउ एक्सप्लेनेशन 6. वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट or of a private right claimed in a common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating.
दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट। हम एक्सप्लेनेशन 6 एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सोसाइटी है, उसमें 40 मेंबर्स है। उन 40 मेंबर्स को उनके सेक्रेटरी के खिलाफ एक सूट फाइल करना है। वो 40 मेंबर्स उन 40 मेंबर्स में से एक मेंबर को उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और वो रिप्रेजेंटेटिव उस सेक्रेटरी के खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल करता है। और जब उस सूट का डिसीजन आता है और जब सूट में डिक्री पास होती है, वो डिक्री सेक्रेटरी के फेवर में होती है। तो सोसाइटी के मेंबर सोचते हैं कि इस टाइम हम एक दूसरे मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और एक सूट फाइल करते हैं। तो जब ऐसा सूट फाइल होता है, वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। एक्सप्लेनेशन 8 में दिया है, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। इस केस में जो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन नंबर 7 देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 7, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन रेस जुडिकाटा ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे भी अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मतलब क्या? मतलब सपोज मैंने कोई एक सूट फाइल किया है और उस सूट पे कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास कर दी है। तो वो जो कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास करता है तो उसको डिक्री होल्डर, मतलब जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है, वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब ये सिंपल हो जाएगा। सपोज ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया है और वो जब सूट चल रहा होता है फिर कोर्ट उसमें डिक्री पास करता है और वो डिक्री ए के फेवर में आती है। तो कोर्ट उस डिक्री में बी को ऑर्डर करता है कि आपको ए को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं। तो फिर डिक्री पास होने के बाद भी बी ए को 1 लाख रुपीज़ पे नहीं करता है। तो फिर ए कोर्ट के पास चला जाता है और कोर्ट को बोलता है कि आपने बी को 1 लाख रुपीज़ पे करने की ऑर्डर दी थी, फिर भी बी ने मुझे 1 लाख रुपीज़ पे नहीं की है, तो मुझे अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करनी है। मुझे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करके मुझे सूट फाइल करना है। तो ए बी के खिलाफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कोर्ट में फाइल करता है। फिर जब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स बी ए को 1 लाख रुपीज़ पे कर देता है और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो सूट होता है वो सेटल हो जाता है, क्योंकि बी ने 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए, राइट। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सेटल होने के बाद भी ए वापस थोड़े दिन बाद कोर्ट में चला जाता है और वापस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की सूट फाइल करता है, ये कह के कि बी ने मुझे 1 लाख रुपीज़ पे नहीं किए। तो जब वो सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की सूट फाइल करेगा तो उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। कोर्ट कहेगा ये पहले ही ये मैटर ऑलरेडी सेटल हो चुका था, वहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो चुकी थी, तो आप वापस कोर्ट में आके सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं करवा सकते, वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 8, an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction। मतलब कोई एक इशू है, उसको कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन ने डिसाइड कर दिया है। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब क्या? जिसके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड होते हैं। कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वो इशू डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है। शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट, तो ये इशू सब्सिक्वेंट सूट के लिए रेस जुडिकाटा रहेगा। नॉट विथस्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो सब्सिक्वेंट सूट में वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं। अब ये पूरा हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, ए फाइल सूट अगेंस्ट बी
in a court having pecuniary jurisdiction up to 5 lakh in year 2010. ए बी के खिलाफ में एक सूट फाइल करता है एक कोर्ट में जिसका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है, अप टू 5 लाख, और ये 2010 की बात है. द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन 2010 वॉज 4 लाख एंड द मैटर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ बी. सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, इसलिए 5 लाख के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रहने के बाद भी वो वहाँ पे कोर्ट कॉम्पिटेंट था. इन 2015 A filed subsequent suit on the same subject matter. वही सब्जेक्ट मैटर में A subsequent suit फाइल करता है, पर तब उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाती है. पहले 2010 में कितनी थी, 4 लाख, अब 10 लाख हो जाती है. क्लेमिंग दैट अर्लियर कोर्ट हैज़ नो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस सूट. और A क्या बोलता है कि अब ए बोलता है कि इसकी वैल्यू तो 10 लाख है और इसका जुरिस्डिक्शन 5 लाख तक की है, तो इस कोर्ट के पास उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और कहेगा कि फॉर्मर सूट शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट. बस इतना ही था इस सेक्शन में. दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.